नमस्कार मित्रों। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अवकाश वाली सभ्यता पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया में 23 सितंबर 1908 में हुआ था। दिनकर के पिताजी एक साधारण किसान थे और जब इनकी आयु 2 वर्ष थी तभी उनका देहांत हो गया। फलस्वरूप इनकी विधवा माता ने इनका एवं इनके भाई बहनों का पालन पोषण किया। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव से होती है और 1928 में मैट्रिक करने के पश्चात ये पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लेते हैं और 1932 में इतिहास से बीए ऑनर्स करते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद होता है तब ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक होते हैं और वहाँ के विभाग के अध्यक्ष भी बनते हैं। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण होता है तब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं और ये वहाँ से फिर दिल्ली आ जाते हैं। 12 वर्ष तक संसद में रहते हैं। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है और 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया जाता है। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हो जाता है। दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए थे। ऐसा कहा जाता है जिस स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई वह भी अंग्रेजों की शिक्षा के विरुद्ध हुई थी। तो कहीं ना कहीं विरोध इनके जीवन में शुरू से ही रहा और स्वतंत्रता के बाद इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाने लगा। ये छायावदत्त उत्तर काव्य के पहले पीढ़ी के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो बारदोली विजय संदेश जो कि काव्य है, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छांव, सामधेनी और बापू। अगर गद्य की बात करें तो मिट्टी की ओर, चित्तौर का सका, अर्धनारीश्वर, रेती का फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय जो कि इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि दिलाती है, उजली आग, देश विद्रोह, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। अगर दिनकर जी की कविता की अवकाश वाली सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ शुरुआत ही होता है कि मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ जिनकी रोशनी भविष्य की ओर जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत ही रहेगा। कहते हैं कि जब कवि रात के अंधेरों में सितारे की ओर देखते हैं तो यह प्रसंग ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो अफरा तफरी मची थी, दिनकर की ये पंक्तियां उसी ओर संकेत कर रही हैं। कहते हैं कि जो आर्थिक स्थिति थी भारत की वह रात के अंधेरे के समान थी और इस अर्थव्यवस्था को वो रात के अंधेरे के समान कहते हैं, लेकिन उनको भविष्य की ओर प्रकाश भी नजर आता है। एक सितारों के प्रकाश को वो भविष्य के प्रकाश की ओर रेखांकित करते हुए कहते हैं कि मुझे ये अनागत से मुझे यह खबर आती, जो समय अभी तक आया नहीं है वहाँ से मुझे खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए, कुछ भी हो जाए, मगर भारत भारत ही रहेगा। यानी उन्हें भविष्य की ओर संकेत मिलता है, चाहे कोई कितना ही क्यों ना बदल जाए मगर भारत भारत ही रहेगा। कहते हैं जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। आपको पता होगा कि हमारे भारत का जो दक्षिण भाग है यहाँ से ज्ञान की ज्योति जगी थी, भक्ति की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो कवि कहते हैं कि ये जो ज्योति है दुनिया को प्रकाश दिखाने वाली, एक समय ऐसा था कि भारत विश्व गुरु कहलाता था। जब विश्व में शिक्षा का नाम तक नहीं था
तब हमारे देश में वेदों की रचना हो रही थी। तो कविवर कहते हैं कि जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, जहाँ दुनिया पूरे अंधकार की ओर जा रही है, वहीं भारत की जो दाहिना करतल है, वहाँ यह ज्योति जलेगी, जो यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। यह ज्योति पूरे संसार को रास्ता दिखाएगी। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल पीठ होंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 ज्ञानपीठ बनवाए थे, जिनका नाम है साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर। ये वे ज्ञानपीठ हैं जो मानवता को आगे ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे। यही वे मूल पीठ होंगे जो पूरी दुनिया को शीतलता का पाठ पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जो है यंत्रवत हो गई है, यंत्रों से झुलसेगी। दुनिया क्या कर रही है आज? इतने युद्ध के चक्कर में इतने परमाणु बम या युद्ध के यंत्र बना रही है, जिसमें वह एक दिन खुद ही झुलस के रह जाएगी। भयानक युद्धों की अस्त्रों से सारी दुनिया झुलसने लगेगी, और फिर उन्हें जो शीतलता की ज़रूरत होगी वो और कोई नहीं, भारत ही देगा। ये शीतलता भारत से ही आएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छांव में लौट आएंगे। यहाँ संकेत किया गया है कि यंत्रवत होके हम मशीनों पे निर्भर होके उस तरह से थक जाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में चलते चलते थक जाता है, लेकिन उसे छांव नहीं मिलता, और ये छांव पूरे विश्व को और कोई नहीं, पीपल के रूप में भारत ही देगा। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है। यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कारों से हारेगा। आज हम मनुष्य सबसे ज़्यादा अगर ग्रस्त हैं तो सुखों के लोभ से। हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, और यही लोभ हमें मारेगा। कैसे मारेगा? हम जो आविष्कार कर रहे हैं आज दुनिया सबसे ज़्यादा, हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि विज्ञान जैसे जैसे हमारे लिए वरदान बनता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। तो गांधी जी कहते थे कि अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी न किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है, आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो। यह गांधी जी के विचारों को लेकर कहा गया है कि गांधी जी कहते थे अवकाश क्या है? बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि अवकाश से इंसान क्या होता है? ऊँघने लगता है। अर्थात आदमी को क्या करना चाहिए? आदमी को हर समय किसी न किसी काम में खुद को लगाए रखना चाहिए, क्योंकि मशीनीकरण के कारण समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बढ़ी है तो वो है बेरोजगारी। और बेरोजगार व्यक्ति अवकाश से ग्रस्त है। वो ऊँघता है कि उसके पास कोई काम होना चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखे, क्योंकि अकर्मण्य बन जाता है व्यक्ति ऐसे में, और अकर्मण्य व्यक्ति ऊबने लगता है। तो गांधी जी भी यही कहते थे कि इंसान को अवकाश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अवकाश बुरा है, और उसको हर समय अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। अवकाश वाली सभ्यता अब आने वाली है। आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज का नहीं, केवल काम का होगा। मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा दुनिया, घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ,
ये अच्छा है कि थका हुआ आदमी आराम करे। हम उस सभ्यता में जी रहे हैं जहाँ इंसान पूरी तरह से विज्ञान पर निर्भर है। हम खाने के लिए खाने पीने सब चीज़ के लिए मशीनों पर निर्भर है। दिन पर दिन मशीनों पर निर्भरता हमारे भीतर में काम को कम कर रहा है और यही काम हमें अकर्मण्य बना रहा है, आलसी बना रहा है। और हमारे पास ऐसे तो सब कुछ है, इस विज्ञान के कारण हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अभाव केवल एक चीज का हो रहा है, वो है काम। जहां 10 लोग एक काम को पूरा करते थे, आज एक मशीन के कारण वहां एक व्यक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ती। मशीन अपने आप सारे काम कर लेता, अर्थात इंसान के पास अब कोई काम नहीं बचा। और इस काम के अभाव के कारण हम सुख तो भोग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवकाश या छुट्टी से हम त्रस्त भी हो रहे हैं। और अंत में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया इस बात को समझेगी और इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा काम विज्ञान पे डालना बुरा है। ये जरूर समझेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से अगर मशीनों पे निर्भर हो जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी अकर्मण्य और आलसी बन जाता है। हम ऊबने लगते हैं अपने आप से, हम ढूंढते हैं कि हमारे पास कोई काम होना चाहिए। तो आदमी को क्या करना चाहिए? यहाँ दिनकर जी संदेश देते हैं कि आदमी को कुछ न कुछ काम करना चाहिए, पूरी तरह विज्ञान पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हाँ, जब वह थक जाए तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन काम जरूर करे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई रचना के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।